हाय एवरीवन। अब हमारा पूरा हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने मेरी सभी वीडियोस को देख लिया है। अब ये टाइम आ चुका है कि अब हम इतने प्रिपेयर हो गए हैं कि अब हम एक पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं हिस्ट्री का। तो मैंने खुद ने एक प्रिपेयर किया है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, जिसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में चांसेस है कि इस पेपर से क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैंने इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया है, इस पेपर के अंदर। तो इस पेपर को आपको सॉल्व करना है, वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे उन क्वेश्चंस को आपको रीड करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपनी नोटबुक में एक नोटबुक ले लो, नोटबुक में अटैम्प्ट करना है। अगर आपको आलस हो रहा है अटैम्प्ट करने में, मुझे पता है आपको ऐसा होता है कि अभी क्यों अटैम्प्ट करें, पेपर तो कल देना ही है, ठीक है। तो ऐसा मत करना। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है तो ठीक है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेगा पूरा अटैम्प्ट नहीं करना तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एटलीस्ट उसके कुछ पॉइंट्स तो लिख सकते हो, जिससे आपके माइंड को पता लगे, आपको पता लगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है कि नहीं आता। और एग्जाम में कल को ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसका आंसर लिख भी पाओगे कि नहीं, ठीक है। तो इससे आपकी जो भी मिस्टेक्स है वो पता लगेंगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा देख लेना इसको। और सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपका 40 मार्क का पेपर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहली बात, यहाँ पर 40 मार्क का पेपर है, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद आपके पास 4 सेक्शन होंगे, ये सभी आपको पता ही है। आगे बस हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन अगर हम देखें तो सेक्शन ए है आपका। सेक्शन ए के अंदर आपको 3 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। सो 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, जो कि 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन 3 मार्क के होंगे, यानी ये आपका सेक्शन जो है वो 12 मार्क का होगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, व्हाट रोल प्लेड बाय द वीमेन ऑफ द इंपीरियल हाउस होल्ड ऑफ द मुगल। सो जो वीमेन है इंपीरियल हाउस होल्ड की, ठीक है, इंपीरियल हाउस होल्ड की जो वीमेन होती थी वो क्या रोल प्ले करती थी, इसमें इस क्वेश्चन में यही पूछा है। तो आप क्या लिखोगे, पॉज करो वीडियो को, मैंने आपको सब बता रखा है, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने पॉज किया है वीडियो को और इसको एटलीस्ट आपने इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है, थोड़ा सा आपने सोचा है इसके ऊपर कि इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको क्या लिखना है इसके अंदर, कि वीमेन का अच्छा खासा रोल था, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं ये सभी टॉपिक, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले से ही। बस हम देख रहे हैं आपको क्या क्या पॉइंट लिख सकते हो। नूरजहान वाला पॉइंट लिख दो, जहां आरा वाला, रोशन आरा वाला। उसके बाद आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि किस तरीके से इनका इंपॉर्टेंट रोल था। और गुलबादन बेगम ने जो हुमायूं नामा लिखी है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर अगर ये पॉइंट लिख दोगे ना, एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट आप लिख दोगे। आपको स्टार्टिंग में ना क्वेश्चन से ही लिख देना है कि वीमेन का इंपॉर्टेंट रोल था, ठीक है, सम ऑफ द रोल आर, ऐसे करके। तो आपको 3 से 4 पॉइंट लिखने, आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये सभी पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। आई होप आप सभी इसको अटैम्प्ट कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। पूरा पेपर मैंने आपके लिए बनाया हुआ है, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि कौन से स्टेप्स ब्रिटिशर्स ने लिए सप्रेस करने के लिए द अपराइजिंग ऑफ 1857 रेवॉल्ट। तो कौन कौन से स्टेप्स वो लेते हैं, तो सोचो क्या क्या हमने पढ़ा हुआ है, कौन कौन से स्टेप्स थे। क्या उन्होंने कुछ लॉस को पास किया, या उन्होंने उनका कुछ डिप्लोमेटिक चीज़ें भी थी, राइट। इन सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अटैम्प्ट करो इसको। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ। सो आपको इसमें क्या करना है, अगेन आपको 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। 3 पॉइंट आप इसमें लिख दो कि आप बता सकते हो कि पास करे कुछ लॉस वगैरह, ठीक है। इन्होंने एक तरीके से डिप्लोमेसी का यूज़ किया, मिलिट्री पावर का यूज़ किया, कम्युनिकेशन अच्छी खासी थी जिससे कम्युनिकेट हो गया, और हमारे रेवोल्ट को सप्रेस करा इन्होंने। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, इट वॉज नॉट ईजी फॉर द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रेवोल्ट, इवन दैन दे टुक वेरियस स्टेप्स टू क्रश द रेबल्स। तो इनके लिए ईजी नहीं था एक तरीके से हमारे रेवोल्ट को सप्रेस करना, बट फिर भी उन्होंने कई सारे मेजर्स जो कि नीचे हैं उनको यूज़ करते हुए हमारे रेवोल्ट को सप्रेस कर दिया। तो 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से, ये नहीं बोल रहा आपको यही लैंग्वेज लिखनी है, बट आप यहाँ पर अपने तरीके से 3-4 पॉइंट लिख सकते हो। तो कॉपी में इसको अटैम्प्ट कर लेना जो भी पेपर है, और आप इसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। अगर आप अटैम्प्ट भी नहीं कर रहे हो ना, तो एटलीस्ट माइंड में सोच लो कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन है, मैंने क्या पढ़ा है इसके अंदर, मैंने ये सब पढ़ा था कि इसमें ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, ठीक है ठीक है, क्वेश्चन अगर ये आता है एग्जाम में तो मैं इसको लिख लूँगा या फिर लिख लूँगी, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से होती है पूरी तैयारी। आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, बस एक रिवीजन के लिए, फाइनल, फॉर द फाइनल रिवीजन ये वीडियो मैंने बनाई है, ताकि आप एक पेपर को सॉल्व करके अपने आप को जज कर सको कि आपको कितना आता है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इन द पॉलिटिकल स्फेयर ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन है। या फिर इसमें और पार्ट पूछा हुआ है दूसरा, कि हाउ डिड गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ द नेशनल मूवमेंट।
तो जो महात्मा गांधी जी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसने कैसे हमारे नेशनल मूवमेंट का जो नेचर है उसको एक तरीके से ट्रांसफॉर्म किया, हमारे नेशनल मूवमेंट को आपको ये एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। तो कोई भी एक आप अटैम्प्ट कर सकते हो, बट ये फाइनल पेपर नहीं है, तो आप दोनों एक तरीके से दोनों अटैम्प्ट कर लेना। तो पहला हम देखते हैं कि कौन से मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन है महात्मा गांधी के। अब देखो महात्मा गांधी जी के बारे में पूरा चैप्टर है वो 13 चैप्टर, तो आपको क्या कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं पता होंगे, कितना सारे कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने, कई सारे मूवमेंट्स को स्टार्ट किया, भले वो रॉलेट सत्याग्रह हो, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो उनका, या फिर उनका एक तरीके से खिलाफत मूवमेंट के साथ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कूपल करना हो, उनका सॉल्ट मार्च हो, ठीक है, सॉल्ट मार्च हो, या फिर उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, राइट, ये सभी तो कॉन्ट्रीब्यूशन है ना उनके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप आंसर देख सकते हो उसका कि ये रहा कि क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है महात्मा गांधी जी के। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनका इनका एक तरीके से इम्पैक्ट क्या है सॉल्ट मार्च पे। गांधी जी ने अटेंड किया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। आप जो भी यहाँ पर आप इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में भी लिख सकते हो, तो ऐसा कुछ रीजन नहीं होना कि आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है, या फिर आपको और कोई उनके मूवमेंट्स पता है तो आप उनके बारे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो। तो जो भी आपने कंबाइंड नॉलेज मेरी वीडियो से लिया ना, वो आपके एग्जाम में हेल्प करने ही वाली है, राइट, इन टाइप के क्वेश्चन में वो हेल्प करेगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा और पार्ट क्या था कि क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताना है, तो बताया था मैंने आइडेंटिफाई द कीवर्ड, सो कीवर्ड इज हेयर इज क्विट इंडिया मूवमेंट, लिख दो उसके बारे में क्या था ये मूवमेंट, कैसे इसने ट्रांसफॉर्म किया हमारे नेशनल मूवमेंट को। सो यहाँ पर आप बता सकते हो कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट किया गया 1942 के अंदर, राइट। उसके बाद यहाँ पर स्लोगन कौन सा दिया जाता है उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हो, क्या इसके अंदर कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मास मूवमेंट था, किस तरीके से गवर्नमेंट ने यहाँ पर अरेस्ट किया लोगों को, और कैसे इस मूवमेंट ने रियलाइज़ कराया कि एक तरीके से यहाँ पर कि किस तरीके से लोग इनके जो ब्रिटिशर्स के जो रूल्स वगैरह हैं उनके अगेंस्ट में है, ठीक है, और वो उनसे खुश नहीं है, राइट। तो आपको इस मूवमेंट के बारे में एक्सप्लेन करना है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, कैसे ये मास मूवमेंट बना, क्या स्लोगन दिया, कितने लोगों ने ज्वाइन किया, गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन था, ऑल ऑफ द पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन, राइट। उसके बाद हमारा 3 मार्क के क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन है कौन सा वाला, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वाई डिड एनजी रंगा फेल्ट दैट माइनॉरिटीज शुड बी इंटरप्रेटेड इन इकोनॉमिक टर्म्स, कि माइनॉरिटीज़ को क्यों इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए, क्यों एक तरीके से यहाँ पर एनजी रंगा ने ये बोला। देखते हैं इसके बारे में क्या उन्होंने बोला है, उनके क्या व्यूज़ थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो एनजी रंगा ने क्या एक तरीके से अपने व्यूज़ को रखा माइनॉरिटी से रिलेटेड, और वो क्यों बोलते हैं कि उनको एक तरीके से इकोनॉमिक टर्म्स में समझना चाहिए। कोई भी 3 रीज़न दे दो, पहले आप एनजी रंगा के बारे में बता दो। देखो जब भी आपको लगे ना कि आपको एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको कम पता है, तो एटलीस्ट उसकी स्टार्टिंग थोड़ा रिलेटेड कर दो ताकि थोड़ा सा आपका आंसर बड़ा हो जाए, फिर आपको जो आता है आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा आंसर आपका बड़ा भी हो जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कुछ ये तरीके होते हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। सो एनजी रंगा सोशलिस्ट थे, ठीक है, उनके बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद बता दो कि वो क्या क्यों चाहते थे कि माइनॉरिटीज़ को इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरप्रेट करना चाहिए। सो आप बता सकते हो माइनॉरिटीज़ क्या है, पुअर हैं, डाउन ट्रोडन हैं, ठीक है। उसके बाद एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन चाहिए, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो चुका है पास्ट में, और वो एक तरीके से यहाँ पर उनके ओपिनियन में वो पुअर लोग हैं, ठीक है, उनके लिए फंडामेंटल राइट का कोई मीनिंग नहीं है, उन्हें एजुकेशन दो, उनके लिए सिविल लिबर्टीज़ वगैरह प्रोवाइड करो। तो आप ये तीनों पॉइंट्स मैंशन कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं अपने सेक्शन बी की तरफ, जो कि आपके 6 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो 6 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, 18 मार्क का आपका ये सेक्शन होगा, सेक्शन नंबर बी। तो यहाँ पर जो आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपको और दिए जाएंगे, मतलब चॉइसेस मिलेंगी यहाँ पर, बट एक क्वेश्चन में चॉइस नहीं मिलेगी। तो आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी 3 नहीं, यहाँ पर आपको बस 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आपको ये पूरा करना है, इन दोनों में से एक और इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन। सो आप यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं हम, कि एग्जामिन करने हैं कि मेन एस्पेक्ट्स क्या थे 5th रिपोर्ट के, विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। सो एग्जामिन करने मेन एस्पेक्ट्स 5th रिपोर्ट के जिसको सबमिट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1813 में। बस कीवर्ड को आइडेंटिफाई करो, 5th रिपोर्ट के बारे में आपको लिखना है कि सर 5th रिपोर्ट। देखो आप इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में लिख दो कि आपको क्या करना है, पहले आप बता दो वाई 5th रिपोर्ट, 5th रिपोर्ट को लाया क्यों गया, रीज़न बता दो, करप्शन हो रहा था, कंपनी की मोनोपोली को हटाना चाहते थे, उस पर कंट्रोल करना चाहते थे, आप ये पॉइंट लिख सकते हो। दूसरा आप लिखोगे, मतलब इस पॉइंट में आप 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिख दोगे। दूसरा अबाउट 5th रिपोर्ट, सो अबाउट 5th रिपोर्ट, आप 5th रिपोर्ट के बारे में लिखोगे कि इसके बारे में क्या था, 3 नंबर के अकॉर्डिंग क्या थी ये बुक, क्या इसमें लिखा था, आपका हो गया। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, आई होप आपने अटैम्प्ट किया या फिर माइंड में ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने किया है। सो आप बताओगे यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट एंड आपका ये वाला पॉइंट, ये आपका किस में आएगा, अबाउट 5th रिपोर्ट में आएगा,
ठीक है। उसके बाद बाकी के जो आपके पॉइंट्स है वो आएंगे किसके बारे में, वाई फिफ्थ रिपोर्ट क्यों आई। तो आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। तो मेन एस्पेक्ट्स आपके तैयार हो गए। आप चाहो तो पूरा इन दोनों को कंबाइन करके भी लिख सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 6 पॉइंट बना दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है, तो जो भी पॉइंट्स हैं उसमें आपको लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो 6th क्वेश्चन है वो है आपको बताना है बिगिनिंग ऑफ सॉल्ट मार्च और व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो यहाँ पर आपको सॉल्ट मार्च की बिगिनिंग बतानी है और इसका सिग्निफिकेंस बताना है, हमारी इंडियन नेशनल मूवमेंट की हिस्ट्री में क्या सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है। तो सॉल्ट मार्च बता दो, महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या इसके पीछे का रीज़न था, क्या इसका सिग्निफिकेंस है। 3 पॉइंट बुक में मेंशन है, आप मेंशन कर सकते हो। तो आप आंसर देखो इसका। तो देखते हैं आंसर। यहाँ पर आप बता सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने 12 मार्च 1930 में ये मार्च स्टार्ट करी, क्या इसके पीछे का रीज़न था कि वो 3 वीक बाद अपना एक तरीके से डांडी पहुँच जाते हैं, वो क्रिमिनल बन जाते हैं लोगों की आइज़ में, मतलब ब्रिटिशर्स की आइज़ में, ठीक है। और इस मूवमेंट में होता क्या है, तो पूरी स्टोरी की आपको समरी जो है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है, मतलब किसकी, सॉल्ट मार्च की। उसके बाद आपको तो आपको इसको क्या करना है, इसको 3 पार्ट 3 नंबर में डिवाइड कर लो, इसको 3 नंबर में। अब आपको ये वाला जो पार्ट है इसको 3 नंबर के अकॉर्डिंग लिखना है। तीनों पार्ट आप मेंशन कर सकते हो कि क्यों सॉल्ट मार्च हमारे लिए नोटेबल है, क्या सिग्निफिकेंस है सॉल्ट मार्च का। बस हो गया आपका। तो अगर क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे जाएँ तो यू कैन डिवाइड दैट क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स, राइट। अब हमारा इसमें और वाला पार्ट है, तो और वाला इसी चैप्टर से पूछा जाएगा जिस चैप्टर से पहला वाला क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम पॉलिटिकल जो करियर है गांधी जी का उसके बारे में पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं महात्मा गांधी जी के बारे में पता लगाने के लिए, तो हमारे पास उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, हमारे पास न्यूज़पेपर्स हैं, हमारे पास यहाँ पर प्राइवेट लेटर्स हैं, प्राइवेट लोगों ने जो भी लिखी हैं चीज़ें, हमारे पास गवर्नमेंट का जो रिकॉर्ड्स है वो भी है, तो हमारे पास गवर्नमेंट का वाला भी सोर्स है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने आंसर आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। हेयर आप यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, फ्लो चार्ट बना देना। फ्लो चार्ट में आप क्या करोगे, सोर्सेज डालोगे और यहाँ पर आप चारों पॉइंट्स जो है उनको मेंशन कर दोगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आप ऑटोबायोग्राफीज़, प्राइवेट लेटर्स, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और इनके बारे में मेंशन करोगे। लैंग्वेज आप अपनी भी रख सकते हो जो कि मैंने आपको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, राइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो किसके बारे में है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पूछा हुआ है 7th क्वेश्चन कि क्रॉनिकल्स रिटन ड्यूरिंग द मुगल पीरियड टेल्स अबाउट द एम्पायर एंड कोर्ट। डिस्कस करना है हाउ इट टेल्स अबाउट द मुगल पीरियड, यानी कि क्रॉनिकल्स जो हमें मिलती हैं वो मुगल एम्पायर के बारे में हमें क्या बताती हैं, उनकी पीरियड के बारे में क्या बताती हैं। तो आप क्रॉनिकल के बारे में डेफिनेशन लिख दोगे, क्या क्रॉनिकल्स होती हैं और क्यों, क्या हमें इसके बारे में पता चलता है, उनके अचीवमेंट के बारे में, कौन कौन से उन्होंने वॉर्स को लड़ा है, इसके एग्जाम्पल दे देना, इसकी लैंग्वेज के बारे में बता दो। मतलब आपको फीचर्स एक तरीके से बताने क्रॉनिकल्स के, तो जो भी फीचर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर दो। तो ये क्वेश्चन बहुत अलग से हमने अलग सा पूछा हुआ है इन्होंने, ठीक है। मतलब इतना वैसा भी नहीं है क्वेश्चन, ठीक क्वेश्चन है, लेकिन क्रॉनिकल का एक तरीके से पूरा इन्होंने थोड़ा क्या किस तरीके से पूछा हुआ है, मैंने किस तरीके से बनाया इसको कि मुगल एम्पायर के बारे में क्या क्या पता लगता है, तो आप इस तरीके से इसको फ्रेम कर सकते हो। तो जो वे होगा फ्रेम करने का वो मैंने आपको बता दिया। क्रॉनिकल की डेफिनेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो, क्रॉनिकल्स वगैरह क्या होती हैं, उसमें क्या क्या लिखा होता है। उसके बाद यहाँ पर वो क्या बताती है हमें, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है। उसके बाद इनके एक तरीके से यहाँ पर क्या ऑथर्स कौन होते हैं, लैंग्वेज क्या होती है, मतलब एक तरीके से आपको अलग तरीके से यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपका क्वेश्चन आएगा उसको फ्रेम करने की कोशिश करनी है। तो पूरा फ्रेम करना, पहले माइंड में सोच लेना आपको किस तरीके से करना है और आप लिख देना। तो क्रॉनिकल्स से कैसे हमें इन्फॉर्मेशन पता लगती है, तो हमें जो भी पता लगता है वो बता दो और स्टार्टिंग में डेफिनेशन दे दो और क्या इसकी लैंग्वेज है वो बता दो, कुछ एग्जांपल दे दो। आप यहाँ पर हुमायूं नामा लिख सकते हो उसके ऑथर के बारे में, यहाँ पर हमें अकबर नामा देखने को मिलता है हमें, है ना। तो जो भी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो भी आपको नॉलेज है आप उससे रिलेटेड लिख सकते हो। सो हेयर द कीवर्ड इज क्रॉनिकल्स और हमें क्या उनके बारे में पता लगता है, टेल्स अबाउट, बस। उसके बाद हमारा जो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस क्वेश्चन का और पार्ट है, तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि जो नॉबिलिटी है क्यों उसको डिफरेंट रेसेस और रिलीजियस ग्रुप से रिक्रूट किया जाता था बाय द मुगल रूलर्स, तो क्या इसके पीछे का रीज़न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे का। तो नोबिलिटी होती क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो आप इसके अंदर, और नोबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करोगे, इसका रीज़न बताओगे और डिफरेंट जो रिलीजियस ग्रुप कौन कौन से हैं, रेसिस ग्रुप कौन कौन से हैं, ये सब यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। किंग का क्या रिएक्शन था, मतलब क्या एटीट्यूड था इनके प्रति, उसके बारे में मेंशन करना है, ठीक है। किंग की अथॉरिटी के बारे में मेंशन कर देना, इनकी रैंक क्या थी, किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें होती थी, क्या इसके पीछे का रीज़न था नोबिलिटी के पीछे का। सो आपको यही करना है कि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे ना, पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे
उसमें आप डेफिनेशन लिख देना उसके बारे में बता देना, फिर मेन चीज़ पे आना और उसको आप अलग अलग पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना। बस आपका 6 मार्क के अकॉर्डिंग तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन आएगा जो कि सेक्शन सी होगा, जो कि आपका 4 2 जा 8 8 मार्क का आएगा। 2 आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 4 मार्क का एक क्वेश्चन, तो 8 नंबर का आपका सेक्शन सी होगा। इसके अंदर आपको 2 सोर्स दिए जाएंगे, उनको पढ़ना है और क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सोर्स आप रीड कर सकते हो। मैं वीडियो को यहाँ पर मतलब आप वीडियो को पॉज कर लो। आई होप आपने वीडियो को पॉज किया है और पढ़ा है यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसके अंदर यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं कि क्वेश्चन क्या है कि जो सॉल्ट मोनोपोली है इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश कंसीडर्ड एज ए कर्स बाय द इंडियंस। क्यों यहाँ पर सॉल्ट की जो मोनोपोली है जिसको इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिशर्स ने, उसको क्यों कर्स बोला है? अभिशाप बोला इंडियंस ने। तो इसकी बुराइयाँ आप मेंशन कर सकते हो। सॉल्ट मार्च काफ़ी मतलब जो सॉल्ट था उस पर टैक्स काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वाले पैसेज में आराम से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम इसका आंसर अभी देखेंगे वैसे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड गांधी जी इलस्ट्रेट हिज टैक्टिकल विजडम विद रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। तो कैसे महात्मा गांधी जी ने अपना टैक्टिकल विजडम दिखाया विद रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। तो यहाँ पर आप सॉल्ट मार्च के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, राइट। उसके बाद सिग्निफिकेंस बताना है गांधी जी का चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। तो एक तरीके से आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछा, सिग्निफिकेंस आपसे पूछा हुआ है सॉल्ट मार्च का कि सिग्निफिकेंस गांधी जी के चैलेंज ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। तो जो सिग्निफिकेंस क्या है गांधी जी का जो चैलेंज था ऑफ सॉल्ट प्रोटेस्ट। तो देखो मैंने आपको बोला था कि आपको 2 क्वेश्चन ही मोस्टली यहाँ पर पैसेज से देखने को मिलेंगे। जो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा जो कि चैप्टर से आएगा। तो आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आप उसको कर सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि कर्ज क्यों बोला है। तो देखो यहाँ पर एक तरीके से आप पॉइंट इन सभी पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो। सॉल्ट मार्च के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है, मतलब जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स था वो बेकार था, जिसके बाद सॉल्ट मार्च को स्टार्ट किया गया। सॉल्ट की मोनोपोली जो थी वो कर्ज क्यों है। उसके बाद यहाँ पर गांधी जी का यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टैक्टिकल विजडम। ठीक है, कैसे उन्होंने अपना टैक्टिकल विजडम दिखाया विद रिगार्ड टू सॉल्ट मोनोपोली। तो एक तरीके से यहाँ पर वो क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रोक कर देते हैं। ठीक है, और उस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो बोलते हैं कि सॉल्ट जो है वो एक ऐसा चीज़ है जिसको हर कोई कंज्यूम करता है, तो उसको वो मीडियम ऑफ प्रोटेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। तो थोड़ी सी नॉलेज पैसेज से लेना, थोड़ी सी नॉलेज अपने चैप्टर से लेना जो आपने पढ़ा है, उसको लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना जिनका आंसर आपको पूरा पैसेज से मिल जाएगा, उसमें अपनी लैंग्वेज से लिखने की नीड नहीं है, पूरा आप कॉपी कर सकते हो फ्रॉम द पैसेज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंस बताना है आपको कि गांधी जी का जो चैलेंज था सॉल्ट प्रोटेस्ट का। यहाँ पर आप उसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो कि सॉल्ट एक तरीके से उन्होंने बताया। ठीक है, पीपल का पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था, इस तरीके से मेंशन कर सकते हो। तो ये जो लैंग्वेज लिखी है आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में। नीड क्या है, बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या है, पैसेज पढ़ना है, नॉलेज लेनी है, उसके अकॉर्डिंग लिख देना है। अगर आंसर मिल रहा है तो ठीक है, आंसर नहीं मिल रहा तो अपनी चैप्टर की नॉलेज से लिख दो। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा पैसेज ये वाला कि जो ब्रिटिशर्स का जो एलिमेंट है वो चला गया और इन्होंने जो एक तरीके से दे हैव लेफ्ट द मिस्ट्री बिहाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला पैसेज आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन यहाँ पर पूछे हुए हैं कि एक तरीके से यहाँ पर इस वाले पैसेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यूज़ को बताया हुआ है रिगार्डिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन करना है वाई जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का व्यू क्या है, मतलब एक्सप्लेन करना है सरदार वल्लभ भाई पटेल्स व्यू ऑन द इशू ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। तो सेपरेट इलेक्टोरेट के रिगार्ड में क्या पटेल जी ने अपने व्यूज़ को रखा, आराम से आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्या, इन वट वेज डिड सरदार पटेल एक्सप्लेन दैट द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्ट्री बिहाइंड। ये भी आपको पैसेज से मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्या है, मेंशन करने रीजन बिहाइंड सरदार पटेल अर्जिंग द असेंबली मेंबर टू गेट रिड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ये में भी आपको ना मिले इसके अंदर, वैसे मिल सकता है इसका आंसर भी कि वो क्यों बोलते हैं कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, ठीक है, असेंबली मेंबर से कि उसको मत अडॉप्ट करो, उसको मत फॉलो करो। कि मेंशन द रीजंस बिहाइंड सरदार पटेल अर्जिंग द असेंबली मेंबर्स टू गेट रिड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, कि सेपरेट इलेक्टोरेट से छुटकारा हमें मिलना चाहिए, हमें उसको फॉलो नहीं करना। तो आपको आराम से इस पैसेज को समझोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप इसमें लिख सकते हो कि सरदार पटेल के क्या व्यूज़ थे, मिल जाएगा आंसर। इसमें आप बता देना कि एक तरीके से इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये वाली लाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर आपको ये वाली जो लाइन है वो मिल जाएगी। मतलब उसके आसपास का आप यहाँ पर लिख सकते हो, आसपास का इन द सेंस कि जब जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसके आसपास की लाइंस को देखो, समझो कि क्या उन्होंने व्यूज़ को रखा है। या फिर आपको पूरे पैसेज में आपको पढ़ना, जहाँ भी उनके आपको लग रहा है कि इन्होंने व्यूज़ को रखा है तो उन व्यूज़ को आप लिख सकते हो, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो आपको बताना है कि कौन कौन से रीजंस, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने दिए,
तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हो कि यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या व्यू है, तो सुसाइडल होगा माइनॉरिटीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पर सरदार पटेल जी ने यहाँ पर क्या क्वेश्चन था हमारा, ये वाला क्वेश्चन था कि ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्ट्री बिहाइंड। डिवीजन होगा, कंट्री का पार्टीशन हो सकता है, हमारी यूनिटी के लिए बेकार है बेसिकली। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन ये है कि वो बोलते हैं कि हमारी यूनिटी के लिए बेकार है, तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमारा भी पार्टीशन हुआ है सर, अभी हमारा पार्टीशन हुआ है, अब हम एफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर से पार्टीशन हो, फिर से हमारी यूनिटी ब्रेक हो, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट को नहीं फॉलो करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमारा सेक्शन डी होगा जो कि मैप का होगा, तो आपको एक तरीके से पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा अप्रोप्रिएट सिंबल के साथ। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है और में कि द प्लेस वेयर सीपॉयज ब्रोक आउट इन म्यूटिनी ऑन 10 मई 1857, तो क्या इसका आंसर होगा बताओ मुझे, और एक मैप लेके बैठ जाना और इसको अटैम्प करना, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसके आंसर्स नहीं दिखाए हुए ताकि आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि आपका मैप का जो प्लेस है वो कहाँ पर है। सो सीपॉयज कहाँ पर एक तरीके से ब्रोक आउट इन म्यूटिनी ऑन 10 मई 1857, तो इसका आंसर होगा मेरठ। मेरठ से स्टार्ट होती है ना म्यूटिनी, ठीक है। उसके बाद दूसरा यहाँ पर और वाला पार्ट क्या है, द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, ये आपको यूपी में मिल जाएगा। तो कहाँ से गांधी जी ने एक तरीके से इंडिगो प्लांटर्स के लिए स्टार्ट किया एक सत्याग्रह, तो दैट वॉज वॉट, बताओ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ या फिर अपनी नोटबुक में अटैम्प करो। सो दैट वॉज चंपारण, इट्स इन बिहार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इसी मैप में आपको एक ए प्लेस देखने को मिलेगी, ये वाली ए प्लेस, जो कि क्या है, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है। उसके आगे लाइन यहाँ पर खिंची हुई है, इसमें आपको इसको आइडेंटिफाई करना है, इसका नाम लिखना है। तो ये वाली जो प्लेस है, ये वाली प्लेस पंजाब में, ये कौन सी प्लेस है जो कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड है, जो कि हिंट आपको दी जाएगी एग्जाम में। सो क्या है ये, सो दैट इज अमृतसर, राइट, अमृतसर है ये, जहाँ पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। सो ये सभी क्वेश्चन थे, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मैप है, यहाँ पर आप इस तरीके से अटैम्प्ट कर सकते हो। सो हमने पूरा अपना एक तरीके से रिवीजन कर लिया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी अटैम्प्ट कर लिया है। आई होप आपने लास्ट तक वीडियो को देखा होगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पूरी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूँ। वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके और वन डे बिफोर एग्जाम आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, उसको रिवाइज कर लेना। पूरी पीडीएफ को 100+ पेजेस है, यहाँ पर आपको सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सारी चीज़ें मिल जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ये वाली पीडीएफ। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, राइट। अगर आपको ऐसे ही सैम्पल क्वेश्चन पेपर और भी चाहिए जो कि पेड है, आप मुझसे ले सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी, राइट। सो हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो। जिस किसी ने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा, रिवीजन वीडियोस और भी वीडियोस जिनकी लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप देख सकते हो, राइट। सो आप बिल्कुल भी घबराना मत, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, जो भी आपका एग्जाम है, मतलब टुमारो नहीं, जो भी आपका एग्जाम है 10 जून को, ऑल द बेस्ट। आपके लिए अच्छे से आप एग्जाम को करके आना, ठीक है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, थैंक यू।